हेलो दोस्तों लास्ट ईयर मेरे पिताजी जो हैं उनको किडनी में कैंसर हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि घर में किसी को भी कैंसर होगा, ये कैंसर वर्ड ही बड़ा डरावना होता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, OMG के अंदर में वीडियो नंबर 3 कैंसर के बारे में बात की थी। आपने नहीं देखा वो? अरे आपने बहुत कुछ मिस कर गया यार, बिकॉज आई थिंक कैंसर पे इतना इलेबोरेट डिस्कशन मैंने तो किसी भी वीडियो में देखा नहीं था। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देखिएगा ज़रूर, बट इस वीडियो के देखने के बाद में। तो मेरे पिताजी को किडनी में कैंसर हो गया, तो बड़ी चिंता हो गई कि अरे यार कैंसर हो गया। बट फॉर्चुनेटली 2 किडनी थी, तो एक निकालनी पड़ गई, बट दूसरी किडनी हेल्दी फाइन हार्टी, तो अभी वो बहुत अच्छे हैं। तो किडनी के कैंसर के दौरान जब ट्रीटमेंट चल रही थी ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिला किडनी के बारे में। इनफैक्ट जब घर में कुछ तकलीफ आती है ना, तभी हम शायद उसके बारे में और जानना चाहते हैं कि ये तकलीफ हमारे क्यों आ गई। पर नदरस, तो मुझे लगा कि ये जो पूरा किडनी का कैंसर हुआ या किडनी का जो प्रॉब्लम हुआ, ये कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, और वो रीज़न जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो सीखा समझा, तो क्यों ना मैं अपने उस दोस्त को बुलाऊं जिसने हमें पूरी तरीके से गाइड किया कि कैसे ये पूरा जो किडनी का कैंसर है, इसको हमको ट्रीट करना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। और उस समय जो एक मेडिकली एक गाइडेंस चाहिए थी, उसके साथ साथ इमोशनल गाइडेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मेरे दोस्त ने मुझे दिया। तो आज हम लोग बात करेंगे किडनी के बारे में कि कैसे अपने किडनी को सेफ रखें, कैसे हेल्दी रखें, कैसे फैमिली मेम्बर में किसी को भी कुछ भी गलत ना हो उसका ध्यान रखें। सो लेट मी वेलकम फॉर दिस OMG वीडियो शशांक। Sorry, Dr. Shashank. Thank you, Vivek. Thank you for that intro. And मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम यू केम विद द रिपोर्ट्स और जब हम बात कर रहे थे किडनी कैंसर के बारे में, इट वाज अ वेरी टेंस टाइम। और किसी के भी परिवार में जब ये डायग्नोसिस सामने आती है, कैंसर शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि दिस इज प्रॉब्ली द एंड ऑफ द रोड। मगर ऐसा नहीं है। हम टाइमली डिटेक्ट करने से, टाइमली अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाने से, आज uncle is very fine. I met him a few days back and he's doing very well. So he even comes to office very often. So that's the way treatment should be. And cancer एक ऐसा रोग है जिसको अभी भी पूरी तरह से कॉन्कर नहीं किया गया है, मगर अर्ली स्टेजेस में अगर वो अप्रोप्रिएटली डिटेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और शशांक, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं फॉर द इंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी की क्या होता है कि पेशेंट जब जाता है तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जिनमें पेशेंस होता है एक पेशेंट को हैंडल करने का, कि वो उसको बैठ के समझाए, उसको कॉन्सेप्ट बताए। वैसे हम लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं उस समय, तो हम सुनने का भी शायद मूड में नहीं रहते हैं। बट अच्छा डॉक्टर वही है जो कि समय दे और बात करे। आई मीन फॉर्चुनेटली वी हैव फ्रेंड्स लाइक यू जो समय दे दिए उस समय, बट एक आम आदमी को इतना समय कहाँ मिलता है। आई एग्री। सो इसकी डिफरेंस मैंने यूके में नोट की। इंडिया में शायद हमारी पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग वर्कलोड की वजह से सारे डॉक्टर समय नहीं दे पाते। इट्स नॉट दैट सारे डॉक्टर्स देना नहीं चाहते, बट शायद दे डोंट हैव दैट मच टाइम ऑन द हैंड्स। बट यूके में मैंने ये नोटिस किया कि एक क्लिनिक में भी द नंबर ऑफ स्लॉट्स गिवन टू पेशेंट्स वाज टाइम बाउंड। तो एक पेशेंट को जो रिक्विजिट समय है, भले वो 10-15 मिनट का हो, वो दिया जाता था। और 2 घंटे में 8 पेशेंट होंगे तो 8 ही पेशेंट होंगे। तो ये एक चीज़ मेरी प्रैक्टिस में उस समय से अपने आप आ गई, वहाँ प्रैक्टिस करने की वजह से। एंड आई फील दैट जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि वो समय दिया जाए, उस डिजीज़ को जितना हो सके समझाया जाए, सो दैट द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स कैन टेक इट बेटर। सही है, वेरी गुड। सो नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट यूके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। सो आई एम अ यूरोलॉजिस्ट और अ यूरो सर्जन। बेसिकली हमारी बॉडी का जो यूरिनरी सिस्टम है, विच कंसिस्ट्स ऑफ द 2 किडनीज, the ureters, the bladder, and पुरुषों में prostate and the entire urinary system. इस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलिटी है, दैट इज़ यूरोलॉजी। मैंने अपनी ट्रेनिंग इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों जगह बहुत सारे हॉस्पिटल्स में की है, और स्कूल पास करने के बाद इट्स बीन अ 15-16 ईयर ओल्ड जर्नी टू स्टडी एंड स्पेशलाइज इन दिस सब्जेक्ट। अभी फ़िलहाल मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूँ, एंड I deal with all kinds of urological problems. और we are
happy that he is in India, and we need people like him to come back to India. Although it was not a great reason for him to be back, उस पे बात नहीं करेंगे. But at least we know that we have good doctors like him in India, helping India, because India में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार. Yes, definitely. So हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि द डॉक्टर्स हियर आर डूइंग अ मच बेटर जॉब कंपेयर टू द डॉक्टर्स देयर. एवरीवेयर पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब, मगर यहाँ चैलेंजेस कहीं ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ सोशो इकोनॉमिक रीजंस. वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ट्रीटमेंट करना. मगर आई थिंक हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. यस, वी आर डूइंग गुड. एब्सोल्युटली. तो वो शाहरुख खान की मूवी थी ना स्वदेश, तो मैं जब भी वो मूवी का गाना देखता हूँ मेरे को शशांक याद आता है कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, चलो वी हैव मोर पीपल लाइक हिम कमिंग बैक. तो आज का वीडियो लंबा चलेगा एज यूजुअल. मेरी आदत ख़राब है, लंबा ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो बीच में बोर होंगे तो पॉज कर सकते हैं, बाद में फिर आ सकते हैं, बिकॉज ये सब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पहले वाला वीडियो देखा ना कितना लंबा चला. तो आई जस्ट वांट टू डिकोड लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू किडनी. Anything you think Yes. can have an impact on kidney. Yes. तो वो सब हम लोग बात करेंगे. Sure. तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं कि Yes. किडनी है क्या, इसका फंक्शन क्या है, Yes. और इसके आसपास में क्या क्या चीज़ रहती है. राइट. सो किडनीज बड़े वंडरफुल ऑर्गन्स हैं. किडनीज बेसिकली हमारे बॉडी के फिल्टर्स हैं. ऊपर वाले ने बहुत सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग से किडनीज को बनाया है. जैसे फिल्टर्स वेस्ट मैटर को हटाकर पानी को क्लीन रखते हैं, हमारी किडनीज ब्लड में से वेस्ट मैटर हटाकर ब्लड को क्लीन रखती है. ब्लड इज फ्लोइंग ऑल थ्रू द बॉडी ऑल द टाइम. उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मैटर, भले वो हमारे मेटाबॉलिज्म से जो तैयार होते हैं या हम बाहर से कोई चीज़ें खाते पीते हैं या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, उन सबको फिल्टर करने की ज़रूरत होती है. ऑल दिस इज डन बाय द किडनीज. अब मज़े की बात यह है कि हमारे पास दो किडनीज हैं और इनमें ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है. हमारे बॉडी की जो कार्डियक आउटपुट है, यानी कि पर मिनट जो ब्लड पंप होता है हार्ट से, उसका 25% किडनीज में हर मिनट जाता है. सो 1/4 ऑफ द ब्लड सप्लाई इज बीइंग गिवन टू द किडनीज. इतना इंपॉर्टेंट है दोनों किडनी मिलाकर. यस. तो बॉडी में ऑर्गन्स हैं 15, 20, 25 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, मगर 1/4 ऑफ द ब्लड सप्लाई उसके पास जा रही है. मतलब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, जैसे ब्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो किडनीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस फिल्टर्स से ये है कि फिल्टर वेस्ट मैटर को अपने अंदर रखता है और अच्छे पानी को बाहर छोड़ता है, जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलता है. किडनीज में वो ब्लड जो अंदर ही घूम रहा है उसको क्लीन रखता है और वेस्ट मैटर को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है. इन दोनों किडनीज के अंदर बहुत छोटे छोटे आर्टरीज के नेटवर्क्स होते हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं टेक्निकली. उनके अंदर ऐसी एक मैकेनिज्म है कि सिर्फ वेस्ट मैटर उनको क्रॉस कर सकता है और ब्लड के अंदर जो सेल्स वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब ब्लड में ही रह जाती है. इसके अलावा यहाँ तक कि जो बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सभी ने सुना है, वेरियस रिपोर्ट्स हम लोग कराते हैं. इन सब के ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं उसके अंदर. तो कब सोडियम कम है, कब पोटेशियम ज़्यादा है, उसको कितने को यूरिन में छोड़ना है, कितने को ब्लड में रखना है, ये सब किडनीज करती है. क्या बात कर रहे हैं. ये किडनी का खुद का ब्रेन भी है क्या भाई? यस, इट इज दैट इज इंपॉर्टेंट. ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एवरी सेल इन आवर बॉडी हैज अ ब्रेन. एक्चुअली हम सोचते हैं कि सिर्फ हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, बट दैट इज ओनली आवर कॉन्शियस ब्रेन. हमारी हर सेल, आज आपको अगर पेट में कोई समस्या होती है, चलिए समस्या छोड़िए, आप कुछ एक हैवी मील खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में आपको क्या अपना माइंड यूज करना पड़ता है? नहीं करना तो पड़ता. स्लो हो जाता है बल्कि. सो ऑटोमेटिकली द स्टमक एंड द सेल्स एंड द एंजाइम्स इन योर बॉडी वो अपने आप उसको डाइजेस्ट करते हैं. सो हमारी शरीर के हर सेल में डीएनए है और डीएनए में न्यूक्लियर मटेरियल है. तो इनफैक्ट हर सेल हमारी बॉडी की सोचने की क्षमता रखती है. अमेजिंग. तो अगर मैं कुछ खाया, वो तो मेरे पेट में गया, जो जनरल हम लोग बोलते हैं कि पेट में चला गया. यस. अब वो पेट में जो खाना गया वो ब्लड में कैसे ट्रांसफर होता है, वो कौन करता है ट्रांसफर? यस. सो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, खाने की जो नलियां हैं, पेट और आते इंटेस्टाइन्स, इसमें खाना सिस्टमेटिकली डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म की तरफ जाता है. अच्छा. वंस इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट एज वेल एज द सिंपलेस्ट, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई करता है. जो एंजाइम्स, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर सीक्रेट होते हैं, उस फॉर्म में वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है. अब इसके बाद ब्लड उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है. लिवर एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक सेंटर है.
जहाँ जिस चीज़ को जैसे मेटाबोलाइज करना है। तो बेसिकली आप एक स्ट्रक्चर है उसको पूरा ब्रेक डाउन करोगे उसके एक एक एलिमेंट्स के फॉर्म में, उसके बाद यू विल रिकंस्ट्रक्ट। तो आपकी जो मसल बन रही है या फैट बन रही है या एनर्जी आ रही है बॉडी में, ये लिवर वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। बॉडी में फ्रेशली प्रोटीन बन रहा है, फ्रेशली फैट बन रहा है। तो आपने जो प्रोटीन रिच खाना खाया है वो डायरेक्टली आपका मसल नहीं बन रहा है, उसको पहले डीकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सो इस प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट मैटर भी जनरेट होते हैं। वो जो ब्लड में है वेस्ट मैटर, उन सबको हैंडल करता है किडनी। अमेजिंग। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताइए, मेडिकल साइंस तो बहुत बड़ा है, ठीक है? yes. अगर मैं आपको बोलूं कि गेस वर्क करिए कि ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंटेज मेडिकल साइंस एक्चुअली में डिकोड कर चुका है अभी तक? सी आई वुड बिलीव नॉट मोर देन 1%। माय गॉड। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग इतने सालों के बाद, शायद मेडिकल साइंस को जितना पता है उसका सिर्फ 1% मैं जानता हूँ, और हमारी बॉडी में जितना कुछ कॉम्प्लेक्स है उसका शायद 1% अभी हम मेडिकल साइंस, पूरी ह्यूमैनिटी जानती है। चलिए लेट्स गो टू किडनी, बिकॉज आई थिंक उस पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपने। yes. जब हम बोलते हैं कॉमन parlance में कि मेरी किडनी खराब हो गई, yes. इसका मतलब क्या है? तो जो इसका मेन फंक्शन है, सी किडनी के और भी फंक्शंस हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट हमारी बॉडी में यहाँ तक कि जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है उसको भी कंट्रोल किडनी करती है। हीमोग्लोबिन तैयार होने के लिए इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो भी किडनी सिक्रीट करता है। आपकी जो विटामिन D3 की लेवल है वो भी किडनी की वजह से है, क्योंकि विटामिन डी इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो किडनी सिक्रीट करता है। तो किडनी के फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, मगर जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है फॉर वेरियस रीजंस, उसके ऊपर इंजरी हो रही है, उसके ऊपर कोई टॉक्सिक चीज़ों का इफेक्ट है, लोग कॉमनली एक पेन किलर्स बहुत अगर खाने से किडनी पे असर पड़ता है, अच्छा, दैट इज ट्रू। अगर लॉन्ग टर्म पेन किलर लिया जाए तो किडनी के फंक्शन में खराबी आती है। तो किडनी खराब हो गई से यूजुअल मीनिंग है कि किडनी अपनी फिल्ट्रेशन का फंक्शन एडिक्वेटली नहीं कर पा रहा। इसमें दो मेन समस्याएं आती है। एक, वाटर बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको निकालने के लिए किडनी को फंक्शन करना जरूरी है। दूसरा, जो बाकी चीजें हैं जैसे ग्लूकोज या जो मिनरल्स जो मैंने कहा, उनके बैलेंस बिगड़ने लग जाते हैं, बिकॉज उसको बड़ी टाइटली रेगुलेट करके रखता है किडनी, तो उसकी फंक्शन बिगड़ने से वो सारी चीजें भी बिगड़ती है। तो किडनी खराब होना बेसिकली मीन्स वो अपना फंक्शन, बेसिक फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा। तो उसको मेजर कैसे करते हैं? इसको क्या टेस्ट को बोलते हैं? राइट, सो वैसे तो उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय समथिंग नोन एज अ GFR, ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस उस ऑर्गन का नाम है जो किडनी के अंदर है, वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। मगर GFR रेगुलर डेज में या हम कॉमन पब्लिक को रेगुलरली मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक सिंपल जो यूरिया और क्रिएटिनिन का ब्लड टेस्ट कराते हैं, right. जो हमें KFT या किडनी फंक्शन टेस्ट के नाम से करवाया जाता है कभी कुछ प्रॉब्लम होने से, वो हमें एक आइडिया दे देता है कि किडनी फंक्शन नॉर्मल रेंज में है कि डीरेंज्ड है। ओके, कुछ और स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी हैं, मगर उस पर हम तब जाते हैं जब इसमें कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। राइट राइट। तो ये तो क्या किडनी के बारे में, एंड देयर आर कपल ऑफ एडेड थिंग्स व्हिच वी गॉट टू नो। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, प्रिकॉशनरी बातें करते हैं कि इसको खराब नहीं करें, उसके लिए क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें। राइट, सो थिंग्स दैट आर गुड फॉर द किडनी एंड थिंग्स दैट आर बैड फॉर द किडनी, ये दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं और ये बहुत सिंपल है, पता सभी को है, मगर आई थिंक फॉलो करते समय हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ है पानी। वाटर इज द सिंगल बेस्ट थिंग फॉर द किडनीज, जिसको जितना स्ट्रेस किया जाए कम है। अच्छा, एडिक्वेट हाइड्रेशन से हमारे जितने टॉक्सिन्स हैं, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बिल्डअप होता है, उसको वॉश आउट करना उतना ही ईजी होता है। हम यूरोलॉजी में एक बहुत कॉमन चीज़ कहते हैं कि आपकी यूरिन आउटपुट 2 से 2.5 लीटर पर डे होनी चाहिए। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना पानी पी रहे हैं, ये ज़रूरी है कि 2-2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, ये अपने नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी किडनी खराब हो चुकी है उनके बारे में नहीं कर रहे हैं। अपने प्रिवेंटिव बात कर रहे हैं, जिनकी किडनीज ठीक है मगर वो चाहते हैं खराब ना हो, बराबर। क्योंकि किडनी खराब होने के बाद वाटर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं है फिल्टर करने की। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। तो 2-2.5 लीटर अगर हमको यूरिन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पानी कितना पीना होगा? यस, सो इस सवाल के अंदर ये सवाल छुपा है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं।
अगर आप बाहर एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जो दिन भर बाइक में घूमता है, दिन भर में 40-50 डिलीवरीज करता है, जो बहुत है हमारे देश में, उनका बहुत सारा वाटर स्किन से निकल जाता है। सही बात है। उनको 2-2.5 लीटर यूरिन बनाने के लिए 4-5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। या कोई एक लेबरर है या कोई एक ऐसा पर्सन है जो बाहर काम करता है, सेल्स में है, उन लोगों को 4-5 लीटर पानी पीना होगा फॉर प्रोड्यूसिंग 2 to 2.5 लीटर्स। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जो 24 आवर्स एक एयर कंडीशन रूम में काम कर रहे हैं, उनको शायद 3 लीटर्स में भी 2.5 लीटर्स बन जाएगा। ओके। 3 लीटर्स वाटर इनटेक में भी। वेदर और सीजन्स का भी बहुत फर्क है। अब हम कोलकाता की गर्मी में जब बहुत ह्यूमिड है मौसम, we have to take maybe 3.5-4 liters of water per day. Whereas winter season में ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, शायद सेम पानी पीकर भी, क्योंकि आपके स्किन लॉसेस कम हो जाते हैं, तो वो सारा पानी किडनीज पे जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो मेजर करना प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट उसके लिए भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। जस्ट लुक एट द कलर ऑफ योर यूरिन। ओके। उसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छुपी है। अच्छा। यूरिन के कलर में अगर लाइट स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन, जो एक नॉर्मल यूरिन का कलर होता है, वैसा यूरिन बन रहा है तो आप वेल हाइड्रेटेड हैं और आपका इनटेक ठीक है। अगर आपने 3 लीटर पानी पिया है, आपका यूरिन फिर भी हाई कलर्ड है, मगर सुबह आप 2 घंटे क्रिकेट खेलने गए थे, आपकी किडनीज आपको इंडिकेशन दे रही है कि योर हाइड्रेशन इज नॉट अप टू द मार्क, प्लीज ऐड सम मोर वाटर टू योर बॉडी। इसलिए आप लोग पूछते हैं कि टॉयलेट कैसा हो रहा है। यस, इट्स अ वेरी गुड नेचुरल मार्कर। अगर कलर थोड़ा भी हायर साइड में जा रहा है तो प्लीज इंक्रीज योर हाइड्रेशन फर्स्ट, डोंट पैनिक, क्योंकि वो अपने आप में एक वेल हाइड्रेटेड रहने का सिग्नल है। सही है। सो वाटर, या पानी के बारे में पूछना था मेरे को। पानी में भी कई सारे है ना कि लोग बोलते हैं वार्म वाटर पियो, लोग बोलते हैं आरओ पानी पियो। सो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है। किडनी हेल्थ के लिए वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्टर, क्योंकि वाटर इनडायरेक्टली पहुंचता है किडनी तक। वो ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद जब तक पहुंचता है वो आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर पे ही पहुंचता है। कोल्ड एंड हॉट इज अ डिस्कशन, वी लीव इट फॉर सम अदर डे। उसका इम्पैक्ट होता है हमारी गट हेल्थ पर, हमारी स्टमक पर, हमारी डाइजेशन पर, क्योंकि वो डायरेक्टली रिसीव करता है उस पानी को, तो उसके ऊपर उसका कुछ इफेक्ट है। बट इसमें डिबेट है। देयर आर सम प्लेसेस जहां पर कोल्ड वाटर को बहुत प्रमोट किया जाता है, बट मेजॉरिटी इज वार्म वाटर इज अ बिट बेटर देन कोल्ड वाटर। ओके, मेजॉरिटी ओपिनियन। सो यस, and this RO water and normal अगेन इन सब का भी प्लसेस है, माइनसेस है। आरओ वाटर में भी जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस किया गया है, उस मेम्ब्रेन की कुछ चीजें उस पानी में आ जाती है, उसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत हार्ड वाटर है, बहुत ज़्यादा उसमें मिनरल्स हैं जो नहीं होने चाहिए, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वाटर सॉफ्ट ही होना चाहिए, मगर आरओ इज अभी आई थिंक फॉर आवर इंडियन सिनेरियो इट इज़ द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके। मैंने देखा वो आरओ वाटर के अंदर में वो पानी निकलता रहता है, एक्स्ट्रा पानी। यस। तो लोग बोलते हैं यार आयरन तो तुम्हें निकाल ही दिया, तुम्हें बॉडी को तो आयरन भी चाहिए। नहीं, आयरन आपको वाटर से मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। आयरन आपको फूड मटेरियल्स में सफिशिएंटली मिलता है। Okay. आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से आपको आयरन सफिशिएंटली मिलता है। वाटर से आयरन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बातें करते हैं। यस, हम लोग तो बिगड़ भी रहे हैं ना। यस, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि गुड थिंग्स फॉर द किडनीज। तो पहला तो वाटर हो गया उसमें। सेकंड थिंग इज रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ फिट बॉडी। ओके, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है किडनीज पर। आज अगर किसी को ओबेसिटी है, ओवरवेट है, आज अगर किसी को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सो वर्ल्ड की नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉज ऑफ किडनी फेलियर इज हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर। एंड ये इतने कॉमन है कि ऑलमोस्ट 40-50 की एज के बाद यू फाइंड 60-70% पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस। तो एक तरह से 60-70% पीपल आर एट रिस्क जिनकी किडनीज में क्रॉनिक खराबी आ सकती है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है। At the age of 20s, 30s, I'm sure a lot of our friends are in the age group of teenage and 20s and 30s. ये आज आपको करना है so that you don't land up in that space when you are 45, 50 or 55. That is very, very important. तो शुगर, प्रेशर या अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, हाई बॉडी वेट, ओबेसिटी, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली एक एक्सरसाइज रेजिम हमारी रूटीन में होनी चाहिए। एक्सरसाइज कैन बी अ सिंपल वॉक,
Exercise can be yoga for some people. It has to be 40 to 45 minutes minimum, and it should be at least 5 days a week. Okay. This is not too much. हर प्रोफेशन में हर आदमी इसको मैनेज कर सकता है अपनी तरह से अपने समय पर ये करना बहुत ज़रूरी है. Okay. तो ये एक अनदर गुड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड किडनी हेल्थ. Okay. तीसरी चीज़ है हमारा डाइट. डाइट में जो चीज़ें ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए ख़राब है, वेदर इट इज़ ऑयली स्पाइसी फूड्स, वेदर इट्स अ वेरी फैटी डाइट, वेदर इट्स अ लॉट ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, Okay. ये सारी चीज़ें किडनी के लिए हानिकारक हैं. मतलब नॉनवेज भी? हाँ, मॉडरेशन में ठीक है. Okay. जो लोग खाते हैं मॉडरेशन में इट्स एब्सोल्युटली फाइन. Okay. बट एनिमल प्रोटीन, लॉट ऑफ सॉल्ट, स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स, ये सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किडनी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं. एंड विल कम टू द टॉपिक ऑफ किडनी स्टोन्स, सो आई अगेन से दिस व्हेन आई विल टॉक अबाउट किडनी स्टोन्स कि उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है एनिमल प्रोटीन इंटेक का. जो लोग ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली रेड मीट्स, हाँ. उनके यूरिन में ऑक्सलेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, एंड कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन. तो इट इज़ ऑलरेडी रिसर्च प्रूवन कि उनको स्टोन की रिस्क ज़्यादा होती है. अच्छा. तो ऑल दिस इज़ फॉर आवर ओन सेफ्टी, कि अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें इन चीज़ों को मॉडरेशन में रखना है. एक चीज बहुत अच्छा लगा, शशांक बोल रहा है कि मॉडरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं. यस. ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. ही नोज दैट कि ना बोल दूंगा तो लोग फिर यस. या तो लोग गुस्सा भी हो जाएंगे कि ये क्या, फिर तो लाइफ ही मत जियो. यस. तो स्टोन के पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर कोई डाइट चार्ट वगैरह दे दीजिए जो हमें फॉलो करना है. तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर मैंने आपको कोई डाइट चार्ट दिया कि किस किस चीज़ से स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाएगा, आपको लाइफ जीने लायक और लगेगी नहीं, क्योंकि खाने का कुछ बचेगा नहीं. हाँ, सही बात. द आइडिया इज नॉट दैट. सो मॉडरेशन इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आज लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि पालक या टमाटर डायरेक्टली स्टोन बनता है, जो जिसको स्टोन है उसको छोड़ देना चाहिए. हाँ. सो पालक टमाटर इज डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर. उसमें ऑक्सलेट एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है, पर मॉडरेशन में अगर आप खा रहे हैं, इफ़ यू आर हैविंग अ टमाटर इन सम सब्जी जो थोड़ा सा एक पार्ट आपके पोर्शन में आने वाला है, हाँ. वीक में 2-3 बार आपने ऐसी कोई सब्जी खाई, दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर रिस्क सिग्निफिकेंटली. समबडी इज गोइंग टू हैव 10 टमाटर्स इन अ सैलड, हाँ. उससे सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ेगा, मगर ऐसा कौन करता है? सही बात है. अब तो नहीं करते. अब तो थोड़ा सा वो भी हो गया है कि आजकल वो पता नहीं है ना क्रॉप में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऑर्गेनिक है नहीं ऑर्गेनिक है, तो ऐसे ही कच्चा सब्जी खाना ही बंद कर दिया. यस यस यस. दैट्स अनदर रिस्क फैक्टर. आजकल जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स का जो सिस्टम हो गया है, एंड इवन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स. तो आपको लगता है कैंसर का वन ऑफ द रीजन कुड बी दोस? कैंसर के बहुत सारे रीजंस में से एक वो है. उससे ज़्यादा बड़ा रीज़न इंडिया में जो अभी मेन रीज़न बन रहा है, वो वेस्ट में 20-30 साल पहले से था. हम जब मेडिकल अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहे थे आज से अबाउट 2 decades बैक, तब हम वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ते थे और उसमें सारे के सारे कैंसर्स के बारे में द डिस्क्रिप्शन वाज अबाउट वेस्ट, अमेरिकन डाइट में या अमेरिकन या इंग्लैंड में क्या चल रहा है. तो हम सोचते थे कि इंडिया में इतना कैंसर्स तो नहीं होता है. राइट. अभी दैट नंबर हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. करेक्ट. उसके अंदर वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट, जो वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय से हो रहा था और अभी हमारे यहाँ बढ़ने लगा है, उसका वन ऑफ द रीजंस इज मोर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड्स. रिफाइंड फूड में सबसे नंबर 1 है रिफाइंड फ्लोर, जिसे हम शुद्ध हिंदी में मैदा बोलते हैं. दैट इज नंबर 1 रिस्क फैक्टर. भले आप वो कोलोनिक मैलिग्नेंसी कहिए या कोई भी बॉडी की जो और मैलिग्नेंसीज हैं, उसमें उसका इनडायरेक्ट एसोसिएशन बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है. एंड प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेटेड प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अपने पुराने कल्चर में आज से 50 साल पहले अपने पेरेंट्स लोगों के टाइम पे एवरीथिंग वाज होममेड. सो एवरीथिंग वाज वेरी वेरी इन इट्स ऑर्गेनिक और ओरिजिनल फॉर्म. अभी वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है. अभी के जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. ऑर्डर किया, पैक्ड फूड आ गया, खोला, खा लिया. उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं. भले आप वो डायबिटीज़ के लिए कहिए या कैंसर के लिए कहिए, उनका रिस्क, उनकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है. एक्चुअली मैं एक बताता हूँ, कल रात को बहुत भूख लग गई. ठीक है, रात को 10 साढ़े 10 बजे तो ऐसी भूख लग गई, तो स्विगी खोला. स्विगी में देखा क्या करें. डोंट बिलीव 99% मैदा. यस. और या तो आइसक्रीम. यस. छोड़ो यार, कौन खाएगा. तो ये इजी अवेलेबिलिटी है इन सब चीज़ों की. मैदा की आप अगर ध्यान से देखें तो हम जो भी फास्ट फूड्स खाते हैं, 99% ऑफ देम, उनका बेस मैदा से ही होता है, भले किसी भी फॉर्म में बनाया जाए. उसका ओवरऑल कंजम्पशन अगर देखें तो बहुत बढ़ गया है टोटल.
आप अगर घर में अगर कुछ लूची या कचौड़ियाँ बनवा रहे हैं 15 दिन में एक बार, कभी बारिश का मौसम है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मगर हम 7 days a वीक कोई ना कोई फॉर्म में उसको कंज्यूम कर रहे हैं, मैं काफ़ी खिलाफ हूँ इसके। देखिए, या तो स्विगी कर लीजिए, मम्मी कर लीजिए। मम्मी से करेंगे तो इमोशंस भी आ जाएंगे। स्विगी में तो वैल्यूएशन ही करेंगे उनका खाली। नहीं, जस्ट किडिंग। मेरा कोई है स्विगी से कोई ना एसोसिएशन है ना एंटी एसोसिएशन है, मैं बता देता हूँ। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, बट वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो जाता है कि अब तो करना ही पड़ेगा। यस यस, बच्चे बहुत करते हैं यार, ये शशांक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यस। सो बच्चों को ये हैबिट हमें डालनी है। सी, घर में खाना बन रहा है या नहीं, या बनाने की अभी सहूलियत है या नहीं, ये एक इंडिविजुअल आपके परिवार की सिचुएशन पे डिपेंड करती है। सो नथिंग दैट आई वांट टू से ऑन दैट। स्विगी इज जस्ट अ सर्विस जो आपको फूड लाके देता है। आप अगर उसमें से अगर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ सर्च करते हैं जो दिखने में सुनने में बहुत कूल ना हो मगर हेल्दियर हो, आप मान लीजिए आपको लेट नाइट अचानक मन हुआ, वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स इज गिविंग अ मिक्स्ड स्प्राउट सैलड। हाँ, ये भी है। और आपने वो ऑर्डर किया स्विगी से, हाँ, तो वो सहूलियत के साथ आ भी गया और आपने कोई ख़राब चीज़ कंज्यूम भी नहीं की। तो बड़ा फ्रेश होता है कि नहीं होता, वो सब भी नहीं, बहुत ओके, वो डिपेंड्स ऑन एक अच्छी जगह से, अच्छा अगर आ जगह रहा से है। अच्छा रेटिंग हो तो कर सकते। हाँ दोस्तों, ये कर सकते हो। देखो भैया, मैं स्विगी के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, आइटम सही सिलेक्ट करो। कल रात को शायद मैंने सही नहीं सर्च किया होगा। राइट। सो यंगस्टर्स को अगर आदत है बहुत कि वो स्विगी हर मोमेंट खोल कर कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो द चॉइस इज स्टिल इन देयर हैंड्स सही है। कि वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं। दे शुड नॉट गो बाय द बेस्ट सेलर, टॉप सेलर एंड बेस्ट वो सेलर। तो स्पॉन्सर्ड होता है ना सारा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, आजकल यार ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ड्रिंक था, यस सिगरेट था, हुक्का था, चलो ठीक है। यस, आजकल ये बहुत, वो क्या बोलते हैं उसको, वेपिंग। वेपिंग। यस मैं यूके गया था अभी, यस क्या पागलपन हो रहा है। Yes, yes, और ये yes. इंडिया में तो कुछ भी चल रहा है मतलब वेपिंग Yes, के नाम पे। yes. तो वेपिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज Yes. पीपल रियली डोंट नो इसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में। तो प्लीज टॉक अबाउट इट। Definitely. So vaping is, I would say, as bad as smoking, if not less, if not more. क्योंकि end of the day you are actually inhaling smoke. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको वो लोग कहते हैं निकोटीन फ्री है, वो टार फ्री है, मगर एंड ऑफ द डे उसमें भी ऐसे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपके लंग्स को और आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में बहुत कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। वेपिंग का एक दूसरा साइकोलॉजिकल एंगल है जो मैं 2 मिनट उसके बारे में बात करना चाहूँगा। 20 मिनट। सो एक समय था जब सिगरेट खरीदने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता था टू गेट अ सिगरेट। से कॉलेज गोइंग बॉय और गर्ल, दे वुड हैव टू गो टू वन कॉर्नर, कहीं ना कहीं एक जहाँ से वो सिगरेट लेंगे। सिगरेट जलाने के लिए भी आपको एक ऐसा कोई छुपी हुई एक जगह पे जाना पड़ेगा, बिकॉज आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने एजुकेशनल प्लेस पे आप नहीं कर सकते हो, वो स्ट्रिक्ट बैन होता है, होना भी चाहिए। तो एक लाइटर, एक सिगरेट फिजिकली और एक जगह जहाँ पर ये कर सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती गई। अभी सारे ऑफिस एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन इसके ऊपर बनाया है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बट द अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इजी। ऑफिस के बाहर देर आर लाइन्स ऑफ शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें हैं, ईजीली अवेलेबल, और 10-15 रुपए की चीज़ है, एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड इट। तो ये ईजी अवेलेबिलिटी को एक लेवल आगे बढ़ा दिया वेपिंग ने। वेपिंग में कोई लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई फायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको जाकर बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। इट्स ऑलवेज देयर इन द पॉकेट ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग इट। तो इससे जो टेंडेंसी है स्मोक लेने की, वो बहुत गुना और बढ़ जाती है। पहले वो बंदा अगर टोटल दिन में 5 बार सिगरेट पीता होगा, वो 50 बार वेप करेगा, क्योंकि उसको हर मिनट, हर 15 मिनट में उसको वो कन्वीनियंस है, वो एक विंडो के पास जाकर या एक साइड में जाकर he can just take a few drags. But it is very very dangerous, क्योंकि आपका टोटल जो डोज है इस हार्मफुल चीज़ का वो बढ़ता चला जा रहा है। करेक्ट। और लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों पे क्या रेगुलेटरी कंट्रोल होने चाहिए, क्या इसके सेल के ऊपर कोई कंट्रोल आना चाहिए, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू मेक पीपल अवेयर कि इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड वन शुड नॉट गेट इनटू द हैबिट ऑफ smoking or vaping at all. It is not recommended.
इससे होने वाली बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है. हेड टू टो एवरीथिंग इज हार्म्ड बाय स्मोक एंड वेप. एक्चुअली गवर्नमेंट क्या है, वो तो टैक्स बना देगी और उनको टैक्स मिल जाएगा. Right. जहाँ पर 5,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन चालू हो गया, वहाँ पर तो वो लोग खुद भी चालू हो जाते हैं कि लो करो. राइट. क्या एक डिस्क्लेमर ही तो देना है, कि एक्स इज injurious इंजूरियस to टू हेल्थ, बट आप बंद नहीं कर सकते. अब एक बार चालू हो गया सिस्टम वेपिंग. आई थिंक इंडिया में देयर इज नो लीगल फ्रेमवर्क फॉर हाँ, वेपिंग. मैंने सुना नहीं है कोई इसके बारे में कोई कमर्शियली restriction बेच है नहीं कि सकता नहीं है कोई. है. नहीं, कोई कमर्शियली नहीं बेच सकता है. ओके. तो जितना भी आता है ना वेपिंग, राइट. ये सब वो बाहर से ओके. इलीगली somehow इलीगली आ they are जाता है selling. और फिर वो. Right. अच्छा, ये एक और चीज़ बताओ, थोड़ा नॉट साउंडिंग वेरी सेक्सिस्ट. मेरी डॉटर सुनेगी तो बोलेगा कि ये क्या पापा अब फिर चालू हो गए. इट इज़ नॉट अबाउट अभी women versus boy, right? Yes. But because women body is a very different body, right? Yes. It is meant to produce something. Reproduction हो रहा है. Yes. फिर वो लोग इतना स्मोक कर रहे हैं. I see more people as girls who are smoking these days. Yes. तो हमको क्या ये डिफरेंशिएशन की बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बात ज़रूर होनी चाहिए इस पर. इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि women are now involved in every aspect of our society, which is a wonderful thing. हर एस्पेक्ट, भले वो वर्क हो, एजुकेशन हो, वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज हो, सब चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट इक्वल और इक्वली है कंपेयर टू मैन. सो देयर पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी हैज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू कई साल पहले जो था. करेक्ट. तो आउटडोर में आने के बाद बिकॉज ये सब लोगों को वो इजी अवेलेबिलिटी मिल रही है. अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट कि हमारी मूवीज़ और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इन ब्रेन वॉशिंग रिगार्डिंग स्मोकिंग एंड वेपिंग. वो तो है. क्योंकि वो जो मेन कैरेक्टर होता है, अगर मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, हम लोग कोई एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं, उसको हम आधे घंटे से देख रहे हैं और वो हमारा आइडियल बन जाता है कि ये बंदा बहुत सही है, ये बहुत सही कर रहा है, या ये बंदी बहुत सही है, ये बहुत सही अपना लाइफ का रोल प्ले कर रही है. एंड सडनली शी लाइट्स अप अ सिगरेट. तो दिस इज़ एट अ सबकॉन्शियस लेवल, वो माइंड में इम्प्रेगनेट होता है. करेक्ट. तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी विमेन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है. एंड नाउ बिकॉज दे आर आउट ऑफ होम, दे आर इन द वर्क प्लेस, या लड़कों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वो इक्वली सब जगह काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो उस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाती है. ये कहना गलत होगा कि उसका इफ़ेक्ट कम होता है या ज़्यादा होता है एक वुमन की बॉडी पर, मगर वुमन की बॉडी डेफिनेटली सारी चीज़ों को सेम वे में हैंडल नहीं करती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ. अल्कोहल, अल्कोहल की कंजम्पशन के बहुत सारे कट ऑफ्स होते हैं कि पर वीक कितने के ऊपर आपको अल्कोहलिक कहा जाएगा या कितने के ऊपर सेफ नहीं है. देयर आर वेरियस नंबर्स ऑन दैट. उसमें मेन और विमेन का नंबर अलग होता है. ओके. इफ इट इज 210 grams per week for of pure alcohol for a man, it is 140 grams of alcohol per week for a woman. तो 2:3 का रेशियो हो गया वो. तो इतना डिफरेंस है. तो अगर एक लड़का अगर कह रहा है कि मैंने इतना अमाउंट ऑफ अल्कोहल लिया है, और लड़की कह रही है मैं बराबर हूँ तुम्हारे बराबर, मुझे भी लेना है, तो एक एंगल से वो गलत है उसका सोचना ऐसा. तो मेडिकल साइंस से प्रूफ यस, करता है भाई. ये मेडिकल साइंस है. अच्छा, किडनी भी जानती है क्या कि मैं मेल की किडनी हूँ और वो फीमेल की किडनी? नहीं, या पता नहीं किडनी क्या बोलूँ, मैं मेल बोलूँ कि फीमेल बोलूँ, आई डोंट नो. किडनी का कोई जेंडर नहीं होता. ओके ओके. और इसका सबसे अच्छा प्रूफ ये है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, अच्छा. तो एक माँ अपने बेटे को किडनी देती है, ओह यार. और या बेटा अपनी माँ को देता है, एंड इट वर्क्स परफेक्टली वेल. सो किडनी का कोई जेंडर नहीं होता. या दैट्स गुड. बट ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने रेस कर दिया हो. तो कुछ कमेंट अगर नेगेटिव देने का मन भी हो तो दे डाल. अपना गुस्सा अगर मेरे पे निकाल के मन शांत होता हो ना, निकालो, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, ये ट्रांसप्लांट वाला जो बात है, एक बार जस्ट बिकॉज बात आ गई तो मैं भूल जाऊंगा. इज इट लीगल इन इंडिया? और अगर है तो क्या फ्रेमवर्क? सो ट्रांसप्लांट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट, जो पेशेंट जिसको किडनी मिलने वाली है, जिसे हम लोग रिसिपिएंट कहते हैं, उसके सारे टेस्ट्स ये प्रूव करते हैं कि उसकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो गई है, और अब किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से उसकी लाइफ कंटिन्यू करना मुश्किल है. ओके. तो वो जेन्युइन एक रिसिपिएंट है. ओके. सेकेंड थिंग है डोनर. डोनर इंडिया में लॉज के हिसाब से रिलेटेड होना चाहिए. अच्छा. जब वो रिलेटेड होता है तो उसमें कोई मैल प्रैक्टिस का सवाल नहीं आता है. राइट. भले वो माता पिता हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, तो डायरेक्ट रिलेशन में ही सिर्फ डोनेट करना अलाउड है. ओके. जो डोनर हैं उसके भी कई क्राइटेरिया होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है.
दोनों के अंदर HLA मैचिंग होनी चाहिए। जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं, उससे और ज़्यादा एडवांस्ड कुछ चीज़ें हैं जिसको हम HLA कहते हैं। Okay. उसमें कई सारी चीज़ें चेक होती है जिसमें ये पता लगता है कि ये किडनी उसकी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी, उसकी बॉडी में एक्सेप्ट होगी। तो विद इन द फैमिली HLA मैच होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सेम जीन पूल से आए हैं, तो हमारे जेनेटिक्स सिमिलर होंगे। तो वो प्रॉपर मैचिंग के बाद और ये श्योर करने के बाद कि डोनर की किडनी हेल्दी है, डोनर को कोई बीमारी नहीं है, वो किडनी वो डोनेट कर सकते हैं और फिर वो सिस्टमैटिक वे में ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया जाता है। ओके। मेरे को आई थिंक इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो, अपनी बात हुई थी क्या उस समय जब मेरे को स्टोन हुआ था? अरे आई बहुत रिमेंबर द पेन। बहुत गंदा पेन होता है, मतलब। तो उस समय तो ऑब्वियसली वी वर नॉट इन सो मच इन टच। तो मेरे कुछ दोस्त यार है, वो बोलते थे बियर पी ले ठीक हो जाएगा। ये क्या है? इज इट मजाक है कि एक्चुअल में कई बार होता है जैसे मैंने बियर पी लिया सपोज, तो मेरा माइंड शांत हो गया, तो पेन फील मैं बंद कर दिया, पर एक्चुअल में क्या वो बियर में को स्टोन में हेल्प कर रहा है? राइट, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर मेरे स्टोन पेशेंट्स, सो मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है किडनी स्टोन्स एंड आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ किडनी स्टोन पेशेंट्स। ये बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, स्पेशली दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 45, ये एज ग्रुप वाले, क्योंकि उनका कोई ना कोई एक समझदार दोस्त होता है जो ये एडवाइस उसको ज़रूर दे देता है। बहाना चाहिए। तो इसके पीछे की साइंस मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ वंस एंड फॉर ऑल। बियर एग्जैक्टली क्या करती है? बियर कॉजेज डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है। ओके। यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ओके। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई छोटा सा स्टोन अगर यूरेटर में फंसा हुआ है, उसको निकल जाने का चांस बढ़ता है। मगर इस बात पर ही बात खत्म नहीं होती। अगर आप सिर्फ बियर पी रहे हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायूरेसिस करने के लिए जो यूरिन बनाना है उसका वाटर कहाँ से आएगा? बियर से इट्स नॉट इनफ। तो आपको हाइड्रेट करना है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बियर पीता है, नेक्स्ट डे ही इज डिहाइड्रेटेड, नंबर 1। नंबर 2, बियर पीने से पेन रिलीफ इज जस्ट बिकॉज उसका जो अल्कोहल है वो हमारे सेंसेस को नम कर देता है। वो बिल्कुल भी कोई भी तरह से आपको हेल्प नहीं करता। वो पेन वापस 4-6 घंटे में ही वापस आना ही आना है। नंबर 3, अगर स्टोन थोड़ा भी बड़ा है, यूजुअली हम लोग 4-5 mm का कट ऑफ लेते हैं। सम पीपल आर लकी जिनका 6-7 mm तक का स्टोन निकल जाता है, बट उसके बियॉन्ड निकलने की चांसेस बहुत कम है। उस सिचुएशन में अगर कोई बियर पी के उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, उसकी किडनीज बहुत जल्दी स्वेलअप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यूरिन उतरने का जो रास्ता है वहीं स्टोन अटका हुआ है एंड वो कोशिश करती रहेगी, स्वेलअप होती रहेगी और सिचुएशन और ज़्यादा इमरजेंसी की तरफ जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है, साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ अल्कोहल स्टोन बनाने के रिस्क को बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो दिस इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। आपके स्टोन को निकालने में वो हेल्प कर रहा है कि नहीं पता नहीं, मगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके और स्टोन्स बनाने के रिस्क को वो बढ़ा रहा है। तो जो काम आपका ये बियर डायूरेसिस कर रहा है, ये सिर्फ सिंपल नींबू पानी से या सिंपल कॉफ़ी से भी आप कर सकते हैं। कॉफ़ी पीकर या नींबू पानी या खूब सारा पानी पीकर भी आप डायूरेसिस अचीव कर सकते हैं। उससे भी वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा विदाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बियर। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि यार 2 बॉटल बियर पियो स्टोन निकल जाएगा, आप 2 बॉटल नींबू पानी पी लो, रिजल्ट सेम होगा विदाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स। मतलब इस पर्पस के लिए, लेकिन कभी कोई और बात से बियर पीनी पड़ जाए तो वो आपका प्रेरोगेटिव है। स्टोन के बहाने में बियर मत पियो, नहीं पीना। यस, एब्सोल्युटली, है ना। अच्छा चलो अभी थोड़ा क्योर पे बात करते हैं, ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस तो हमने आई थिंक ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ, मज़ा है डिस्कशन करके। तो कुछ केसेस बनाता हूँ, ठीक है। यस। एक केस है कि दोनों किडनी सही है, अब टेम्परेरी उस पर स्टोन का प्रॉब्लम हुआ है, यस, विच आई बिलीव इज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम विच विल बी सॉल्व्ड। दर्द हो रहा है, सब टिपिकली स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ होता है ना। यस, अरे दर्द हो रहा है, तो हाउ डू आई अप्रोच दिस? ऐसे मैं मल्टीपल केसेस बनाऊंगा, तो पहला केस है मैं अप्रोच कैसे करूँ? राइट। सो कभी भी अगर किडनी वाली जगह बेसिकली हमारी रिब्स और हिप बोन के बीच वाली जगह होती है। सो बैक में उस एरिया में कभी भी अगर पेन हो रहा है, स्पेसिफिकली एक तरफ अगर ज़्यादा हो रहा है और ये पेन कई बार रेडिएट करता है टुवर्ड्स द ग्रॉइन, ओके, तो नीचे की तरफ भी वो पेन आता है, ओके, इफ द स्टोन इज इन द यूरेटर।
अगर ऐसा होता है, फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आपको अपने एक लोकल डॉक्टर के पास जाना है, भले वो फिजिशियन ही हो, एंड दे विल गिव सम पेन किलर मेडिसिन, प्राइमरी आपको कुछ ना कुछ केयर देंगे। आपकी एक इमेजिंग ज़रूर होनी चाहिए। इमेजिंग कैन बी अल्ट्रासाउंड टेस्ट, इमेजिंग कैन बी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेसी सीटी स्कैन की बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फिजिशियन डायरेक्टली वो ऑर्डर ना करे, हो सकता है वो आपको एक यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करे। यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है जो इस चीज़ को रोज़ देखते हैं, वो एक सीटी करके फिर उसको कंफर्म कर सकते हैं। पर एक इमेजिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ दवाओं से उसको सेटल डाउन होने का वेट नहीं करने देना चाहिए। इमेजिंग नॉर्मल भी आए तो नुकसान कुछ नहीं है, आप कंफर्म हो जा रहे हो कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसको अर्जेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ एक अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनकी दी हुई दवाओं को स्टार्ट करना है और एक इमेजिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर डिटेक्ट होता है स्टोन, देन वी गो टू द ट्रीटमेंट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरीज है। छोटे स्टोन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी वो हो जाता है। उसके अंदर 3 चीज़ें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन, पानी की मात्रा आपको बहुत बढ़ा देनी है ताकि नेचुरली आपका यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। 3, 3.5, 4 लीटर यूरिन बने। आपको शायद बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, मगर उस यूरिन के फ्लश आउट होने के चांसेस उतने ही अच्छा हो जाएंगे। एंड उसके साथ आपको पेन किलर मेडिसिन या कुछ और दवाइयाँ जो हम दे सकते हैं जो उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। टिपिकली कितना दिन में हो जाता है फ्लश आउट? सो टिपिकली 7 to 10 days, बट देर आर रेयर केसेस जिसमें 14 दिन में भी निकलता है। देर आर केसेस जिसमें नहीं भी निकलता है। छोटा स्टोन होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह अटक जाता है जहाँ पर उसको जगह नहीं मिल रही है। तो क्या करते हैं फिर? तो उसको एक पॉइंट के बाद वी ऑपरेट, वी टेक आउट द स्टोन बाय सर्जरी। अगर उसको सिम्टम फिर भी हो रहे हैं। कैसे होता है सर्जरी? काट के? नहीं, सो अभी किडनी स्टोन की किसी भी सर्जरी में पेट काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय था 70s 80s में जब हाफ वे पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक काटा जाता था, खाली स्टोन निकालने, सिर्फ एक स्टोन निकालने के लिए, क्योंकि किडनी को एक्सेस करने का और कोई तरीका नहीं था। अभी जो सर्जरीज हम लोग करते हैं वो कितना भी बड़ा स्टोन हो, या तो कट होता है 1/2 इंच का, सिर्फ 1/2 इंच का, और या फिर बिना कट के नो स्कार नो कट सर्जरी, जो अब हम लेज़र से जिसको कहते हैं लेज़र स्टोन सर्जरी है। उसमें कोई भी कट या कोई भी आपके शरीर पर कोई चीरा नहीं लगता, कोई सिलाई नहीं करनी पड़ती। टोटली स्कारलेस नेचुरल ऑरिफिस से होता है। पुरुषों में महिलाओं में दोनों में यूरिन के रास्ते से कैमरा के थ्रू, लेज़र के थ्रू पूरा अंडर विजन उस स्टोन को हम लोग पूरा डस्ट कर देते हैं। एंड द पेशेंट इज गुड बाय नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे दे कैन गो बैक होम एंड थर्ड डे दे कैन बी बैक टू वर्क। सलाम है मेडिकल साइंस को बॉस, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इट इज़ नथिंग टू वरी। बड़ी बात यह है कि उस स्टोन से आपको कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उस स्टोन की सर्जरी से नहीं। अच्छा, तो उस स्टोन को पड़े मत रहने दीजिए। आइदर यू फ्लश इट आउट विथ योर यूरिन, और अगर वो नहीं निकल रहा है तो गेट इट रिमूव्ड बाय अ वेरी एडवांस्ड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, क्योंकि वो स्टोन आपकी किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड है सर्जरी के मुकाबले। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और आजकल तो बहुत सारी वो इंश्योरेंसेज और सब में अवेलेबल है। इट इज कवर्ड अंडर एवरीथिंग। इट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेशन, तो सब जगह कवर्ड होती है वो। यूजुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। करेक्ट। और इंश्योरेंस के बारे में तो राहुल ने भी डिस्कस किया था, पहला वीडियो में याद है था, सब कुछ बताया था इंश्योरेंस कैसे होता है, क्या होता है, एवरीथिंग वाज सेड विद हिम। वाओ। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा। यस। अब सपोज एक सिचुएशन आ गई, जैसे अब मेरे पिताजी है, तो अब उनकी एक किडनी तो गई, और दूसरी है, तो इस सिचुएशन में आदमी प्रिकॉशन ही लेगा। अच्छा, बट वो दूसरा वाला हेल्दी रहे, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी होती है, कोई दवाई भी होती है? ट्रीटमेंट डायरेक्टली एक किडनी के लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लाइफस्टाइल की जो बातें हमने की अभी अच्छी तरह, वो सारी फॉलो करनी होती है। वाटर इनटेक वाली बात पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कभी कभी लानी पड़ती है। दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ दैट किडनी। अगर वो पूरी नॉर्मली फंक्शनिंग है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि एजिंग के साथ भी किडनी फंक्शन थोड़ी कम हो जाती है, स्पेशली लोगों को अगर हाई ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो उस केस में वाटर इनटेक थोड़ा मॉडरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो बात ध्यान रखनी है कि सिंगल किडनी और फंक्शन थोड़ा कम है तो अपने बहुत ज़्यादा एडिक्वेट हाइड्रेशन को जोर नहीं दे सकते, वहाँ थोड़ा लिमिटेशन लाना है। पर किडनी को हार्म करने वाली जो चीज़ें हैं उन सबको तो और भी ज़्यादा फॉलो करना है। वो बातों को तो बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। हेल्दी वेट मेंटेन करना है, एक्टिव रहना है,
खाने पीने में कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें नहीं खानी है जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। मोस्ट ऑफ दो स्टफ्स जो ऑयली स्पाइसी होते हैं या जिसके अंदर बाहर का रिफाइंड चीज़ें यूज़ की जाती है वो टॉक्सिक होती है किडनीज के लिए, तो उन सबको अवॉइड करना है। बेसिकली एक सिंपल सात्विक वे ऑफ ईटिंग इज़ गुड फॉर दैट सिंगल किडनी। सही है। अब कोई और है जिसका एक किडनी डैमेज है, अब दूसरा वाला भी जो है वो 50% डैमेज है, राइट। तो एसेंशियली यू हैव ओनली हाफ अ किडनी अवेलेबल, राइट, जो पूरा बॉडी का सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। राइट। ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD कहते हैं। ओके, ये वो पेशेंट्स हैं जिसको कॉमन भाषा में हम लोग किडनी खराब हो गई है कहते हैं। ओके, यूजुअली पैर वैर में स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम वगैरह बिगड़ा हुआ रहता है, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो जाता है, ओवरऑल हेल्थ डिटीरियरेट हो जाती है ऐसे लोगों की, खून की कमी हो जाती है, अगेन बिकॉज किडनी इज प्रोड्यूसिंग दैट हार्मोन जिससे खून बनता है, तो वो उनके खून की कमी, हीमोग्लोबिन 8-7 पे उतर जाता है जो 13-14 होना चाहिए। ये पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, किडनी की साइंस में 2 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, ओके, आई एम अ यूरोलॉजिस्ट, एक और होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं, हम सर्जरी वाले डॉक्टर्स हैं। अच्छा, सो जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जैसे किडनी कैंसर, किडनी स्टोन, इसको हम ट्रीट करते हैं। जो किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, अभी ट्रांसप्लांट की प्लानिंग नहीं हुई है मगर किडनी फेलियर में ट्रीटमेंट कराना है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट की गाइडेंस में उन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में आने की ज़रूरत है। फर्स्ट लाइन इज ऑब्वियसली मेडिसिन, जिसमें किडनी और ख़राब ना हो, वो जो आधी बची हुई किडनी का फंक्शन है उसे मेंटेन किया जा सके। प्लस उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सोडियम पोटेशियम कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड बॉडी में जम जा रहा है, खून की कमी हो रही है, इन सब को ठीक करने के लिए एडिशनल इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो वो किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करेंगे कुछ हद तक। ये ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टार्ट की जाती है। इसके बाद भी अगर और कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आता है डायलिसिस। हियर कम्स डायलिसिस। ओके, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, दवाओं से नहीं मैनेज हो रहा, तो डायलिसिस इज़ लाइक एन एक्सटर्नल किडनी। वो आपको वीक में 2 बार 3 बार करके आपके ब्लड को बॉडी से निकाल कर डायलिसिस मशीन के थ्रू पास कराकर वापस आपकी बॉडी में डाला जाता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द डायलिसिस मशीन। मतलब ब्लड का पूरा बॉडी का ब्लड निकल जाता है? यस, मगर एक बार में नहीं निकलता, इसीलिए वो पर्सन इज एबल टू लिव नॉर्मली। वो स्लोली निकलता रहता है और एक डायलिसिस सेशन इसीलिए काफ़ी देर तक चलता है। इट कंटिन्यूसली गोज आउट द बैड ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, वो मशीन में जाता है। मशीन के अंदर वैसी कुछ मेम्ब्रेन है जो किडनी के फंक्शन को रेप्लिकेट करने का कोशिश करती है। हार्मफुल चीज़ें और जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का बैलेंस बनाना है वो करती है और फिर वो अच्छा ब्लड वापस बॉडी में घुसाया जाता है। दिस इज़ डायलिसिस। मगर इसको वीक में 2 बार 3 बार करने में भी सालों साल में लोग परेशान हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ पेशेंट के लिए भी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। आप सोचिए आपकी किडनी हर सेकेंड हर मिनट जब से आप जन्मे थे आज तक कंटिन्यूसली कर रही है और करती रहेगी, विदाउट कॉजिंग एनी ट्रबल, विदाउट आस्किंग यू टू थिंक अबाउट इट। बाप रे बाप, मेरी तो इज्जत बढ़ गई बहुत ज़्यादा मेरी किडनी को लेके। अभी तक तो हम खाली दिल और दिमाग की बात करते थे। अरे भैया, फेफड़े बोलते हैं ना इनको, गुर्दा की भी बात किया करो भैया, वो इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो एक मजाक में हम लोग कहते हैं कि जिसका गुर्दा ठीक नहीं, उसके एक छोटी सी मात्रा लग जाएगी एंड गुर्दा बिकम्स मुर्दा। नहीं, सही बात। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी एक्चुअली डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू दिस यार, कुछ भी खा पी रहे हैं हम लोग। यस, एंड जो पेशेंट्स डायलिसिस से भी ठीक नहीं होते, दे नीड टू गेट अ ट्रांसप्लांट। हाँ, वहाँ पे आती है ट्रांसप्लांट का रोल कि अब डायलिसिस से और मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो फाइनल सोल्यूशन इज अ ट्रांसप्लांट। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ किडनी फेलियर बेसिकली। कैसा रहा दोस्तों? बहुत कुछ है सीखने को ना। एंड जब तक शशांक जैसे लोग प्रोफेशनल्स आएंगे और रियल बातें करेंगे, मैं यही बोलता हूँ ना, रील वाले लोग और रियल लोग, तो जब तक आप लोग जैसे लोग आएंगे, रियल बातें करेंगे, तब तक नॉलेज की तो कमी इंडिया में या दुनिया में नहीं रहने वाली है। एब्सोल्युटली। मैं एज अ डॉक्टर, मैं इस सारी ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि हर किसी के पास कुछ स्पेशलिटी है और हर किसी ने काफ़ी समय दिया है उस सब्जेक्ट को। अब मैं एज अ डॉक्टर, मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी एक नर्सरी के बच्चे जैसी है, बहुत ख़राब है या बहुत ख़राब थी 2 साल पहले तक, जब मैं पहली बार विवेक से इंट्रोड्यूस हुआ।
आपके चैनल के वीडियोस को देखकर, या एटलीस्ट अब मेरी एक रूटीन बन गई है कि आई डू फॉलो द चैनल, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नर्सरी से क्लास 1-2 तक तो आ गया हूँ, बिकॉज आप जो प्रेजेंट करते हो वो नंबर 1 रियल स्टफ है जो वेल रिसर्च्ड है, जो आपकी इतने सालों की नॉलेज को आपने निचोड़ कर एक लोगों के सामने आप प्रेजेंट करते हो। सेकंड, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले पर्सन को भी समझ में आती है। तो इसीलिए आई फील नॉलेज तो बहुत है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस नॉलेज को अच्छी तरह से लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, एंड यू आर। चलिए, धन्यवाद। और दोस्तों, शशांक, जैसा कि मैंने कहा कि 2 साल पहले हम लोग, इन्होंने कहा 2 साल पहले हम लोग मिले थे, तो शशांक ने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। छोटा सा एक प्रयास है। नहीं, बहुत ज़रूरी है प्रयास, तो क्योंकि मैं पुश करता रहता हूँ सबको, कुछ भी करो, यूट्यूब अपना चालू करो, बिकॉज आप अपने लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ दे के जा रहे हैं, ये सोच के चालू करो। तो अजय भैया ने चालू किया था, शशांक ने चालू किया, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, राहुल ने भी, मैंने उसको बोला है चालू करो, तो उसने चालू किया है। तो शशांक का चैनल का लिंक भी मैं दूंगा इस वीडियो के नीचे। यू हैव टू फॉलो एवरी वीडियो फॉर शशांक इज रिकॉर्डिंग, बिकॉज ये वीडियो, इनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बस चाहते हैं कि लोग अपनी किडनी के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बस जिज्ञासु रहें। तो थैंक यू फॉर मेकिंग एन एफर्ट, और आप रेगुलर हुई उसमें भी। हाँ, आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं उसमें। समय नहीं मिल पाता है, बट जब भी विवेक का फ़ोन आता है वो ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ एक अच्छा कुछ वीडियो आप बनाइए। तो मैं प्रयास यही रखता हूँ कि सिर्फ यूरोलॉजी ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के बारे में मैंने 16-17 साल बिताए हैं ह्यूमन बॉडी को पढ़ने में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो साइंटिफिक हैं, रेलिवेंट हैं, जेन्युइन हैं, मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि इस हेल्थ रिलेटेड चैनल के माध्यम से जनरल हेल्थ के बारे में, यूरोलॉजी तो मेरी स्पेशलिटी है ही, मगर ह्यूमन बॉडी को मैं आज लास्ट 16-17 सालों से स्टडी कर रहा हूँ, तो वो अपनी नॉलेज को मैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ। और यूट्यूब पर क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ रिलेटेड डोमेन में, जो उस सब्जेक्ट के बारे में शायद क्वालिफाइड नहीं है या उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, मगर एंटरटेनमेंट के लिए या आपने जो कहा रील पर्पसेस के लिए वो बहुत कुछ कंटेंट बनाते हैं, बहुत कुछ क्विक फिक्सेस देते हैं, किसी बीमारी का इलाज बताते हैं। तो मैंने सोचा कि इस ओशियन में हम अपना छोटा सा एक एफर्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो कंटेंट हमेशा रेलिवेंट होता है, साइंटिफिकली ऑथेंटिक होता है, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल्स माउथ। तो इन अ स्मॉल वे आई ट्राई दैट, जो टॉपिक मुझे बॉदर करता है या मैं जिसके बारे में पेशेंट से सुनता हूँ, उस पर कुछ छोटे मोटे कंटेंट बनाकर आई ट्राई टू शेयर। करते रहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप करते रहें। अच्छा, बिफोर वी गो, ये एक मैंने फिक्स में डाल दूंगा, बिकॉज ये हमारा कोई प्लान तो नहीं था, वैसे हम कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं करते, हम जस्ट ऐसे बातें करते हैं। शशांक इज़ अ ग्रेट सिंगर। तो आप जाने से पहले एक मोटिवेट करते हुए गाना रखें। आई नो दिस इज अ सरप्राइज फॉर हिम, मैंने इनको बोला नहीं था कि ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ। वैसे एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जिस पे मैं गाने वाने रिकॉर्ड करता हूँ, बट दैट इज़ ओनली फॉर हॉबी पर्पसेस। गाना मेरा बचपन से शौक रहा है, तो बिकॉज विवेक हैज सेड ऑन कैमरा, और उसने मुझे प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं दिया, तो 2 लाइनें। लाइफ में हर पल जी भर जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट नो कल हो ना हो। तो 2 लाइनें मैं गुनगुना देता हूँ। एब्सोल्युटली, प्लीज। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। अमेजिंग। सो आई होप दोस्तों पसंद आया होगा, एंड दिस इज रियली गुड नॉलेज शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिकॉज ये सब ज़्यादा रिलेवेंट है। वो गाने बजाने जो भी चल रहा है वो सब करते रहेगा बाद में, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड, एंड डू फॉलो शशांक फॉर रियली गुड गाइडेंस। थैंक यू। थैंक यू।